अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स बज़ में हुसैन लियाकत। और आज हम बात करेंगे पाकिस्तान के दौरा श्रीलंका के हवाले से। कैंप जारी है कराची में और कराची में कैंप की एक्टिविटीज़ होंगी। इसके अलावा शाहीन्स का कैंप कल से जो है वो खेला जाएगा। शाहीन का जो कैंप है उसको लाहौर में लगाया जाएगा, बैक पार्डन। और इसके अलावा बहुत सारे इश्यूज़ पे बात होगी, जो इश्यूज़ हैं एनुअल मीटिंग के हवाले से बात होगी, प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से बात होगी और वर्ल्ड कप क्वालिफाई के हवाले से बात होगी, जहाँ पे श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है। और अब देखना होगा कि आज का मैच जिम्बाब्वे जीतता है या नहीं जीतता। स्कॉटलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 234 रन बनाए 8 विकेट के नुकसान पर। अब देखते हैं जिम्बाब्वे की टीम कैसा रिप्लाई देती है। इस तमाम तरह इशू पे बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट नवीद खोकर साहब, और खुद भी अपना शो करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ टेलीफोन कॉल पे मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शाज़ेब अली भुट्टो साहब। इनकी नज़र बहुत ज़्यादा रहती है क्रिकेट के इशूज़ पे। स्ट्रेट अवे में शाज़ेब आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आज आप कराची में मौजूद हैं और श्रीलंका के हवाले से कैंप जारी है श्रीलंकन सीरीज़ के हवाले से। तो आज कैंप की क्या कुछ सूरत हाल है, कौन कौन से खिलाड़ी जो है वो आज आपको प्रैक्टिस करते हुए कराची में नज़र आए? सबसे पहले तो आपके तमाम व्यूअर्स को भी मैं सलाम करूंगा। और बात यह है कि आज जब कैंप का आगाज़ हुआ तो दो सेशंस में ये कैंप किया गया। पहला सेशन जो है वो सुबह 9 बजे उसका आगाज़ हुआ और तकरीबन 11:30 बजे तक खिलाड़ियों ने भरपूर ट्रेनिंग में हिस्सा लिया। नेट सेशन भी किया, फिजिकल ट्रेनिंग भी की। इसके अलावा फिर 1 घंटे का गैप हुआ और उसके बाद फिर दोबारा से ट्रेनिंग का आगाज़ हुआ और 3:30 बजे तक खिलाड़ियों ने 3 बजे तक खिलाड़ियों ने दोबारा ट्रेनिंग की। ट्रेनिंग में तमाम खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम जो कि हज की शहादत के बाद वतन वापस पहुंचे थे परसों, उन्होंने भी आज टीम को ज्वाइन कर लिया और उन्होंने भी भरपूर ट्रेनिंग की। साथ साथ सरफराज अहमद हो गए, शाहीन शाह अफरीदी बड़ी अच्छी गेंदें करते हुए हमें नजर आए, नसीम शाह थे, इसके अलावा आमिर जमाल हमें नजर आए, नुमान अली, अबरार अहमद हमें नजर आए। 2 खिलाड़ी जो है उन्होंने अब तक कैंप को ज्वाइन नहीं किया, जिनमें हसन अली हैं जिन्होंने जाती मसरूफियात की बिना पर 1 दिन की इजाजत ली थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से, और दूसरे जो खिलाड़ी हैं वो शान मसूद हैं जो कि आज लैंड करेंगे कराची में और कल कैंप को ज्वाइन करेंगे। तो प्रैक्टिस चल रही है, गर्मी बहुत ज्यादा है और गर्मी से कोप अप करने की पूरी तैयारी हो रही है टीम की जानिब से। ठीक हो गया। नवीद, कैंप जारी है इस वक्त कराची में, और क्या समझते हैं कैंप की एक्टिविटीज़ आई थिंक अगले 2-3 दिन तक जारी रहेंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट दौरा है श्रीलंका का, और आपको पता है इसके बाद एशिया कप भी है और वर्ल्ड कप भी है। तो किस तरह का ये दौरा आप देख रहे हैं और कैसे रिजल्ट प्रोड्यूस करेगी पाकिस्तान की टीम? हसनैन, बहुत शुक्रिया आपका। मैं ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो अगर स्क्वाड पे देख लें, मेरा ख्याल है कि हसन अली को जो शामिल किया गया स्क्वाड में वो ज़्यादा बेहतर नहीं है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि जब उनको हटाया गया था तो उनकी परफॉर्मेंस थी, तो उसके बाद उन्होंने कौन सी परफॉर्मेंस दी जो उन्होंने T20 में परफॉर्म किया लास्ट में जाके, वो तो मेरा नहीं ख्याल कि वो टेस्ट के लिए ज़्यादा मौजू रहेगा उनकी परफॉर्मेंस। लेकिन एनीवेज हसन तो अभी तक आए भी नहीं है। कैंप जारी है कराची में और ज़बरदस्त जो 2 सेशन है वो तो आलमोस्ट उसी एक माहौल में हो रहे हैं जो श्रीलंका के अंदर माहौल होगा। श्रीलंका में जो टेम्परेचर होगा आलमोस्ट वही टेम्परेचर आजकल पाकिस्तान में चल रहा है। कैंप तो बड़ा अच्छा जा रहा होगा। आज पहला दिन, जैसे शाहजेब ने बताया कि आज कैंप का चल रहा है और 2 लड़कों ने अभी तक ज्वाइन भी नहीं किया। लेकिन ये कि पाकिस्तान को काफ़ी मेहनत करना होगी श्रीलंकन सरजमीन के ऊपर। जो आखिरी हमने 2 टेस्ट मैचेस खेले थे इसमें सीरीज़ बराबर रही थी और पाकिस्तान बदकिस्मती से शाहीन शाह अफरीदी को खोना पड़ा था हमें काफ़ी लंबे अरसे के लिए। ये कैंप है, ये मैटर करेगा। इसकी जो परफॉर्मेंस है, इसका जो तरीक़ाकार है, इनका जो हैंडल करने का श्रीलंका को सीखना है कि हमने कैसे श्रीलंका को जाके श्रीलंका के होम ग्राउंड के ऊपर उनके स्पिनर्स को कैसे खेलना है, क्योंकि श्रीलंका के स्पिनर्स बहुत पाकिस्तान के लिए मुश्किलात पैदा कर सकते हैं। पाकिस्तान के लड़के नो डाउट, पाकिस्तान के पास बेहतरीन स्पिनिंग स्क्वाड है, पाकिस्तान के पास बेहतरीन फास्ट बॉलिंग अटैक भी मौजूद है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान को काफ़ी मेहनत करना पड़ेगी श्रीलंकन होम क्राउड के सामने, श्रीलंकन होम ग्राउंड पर जाके श्रीलंका का मुकाबला करने के लिए। और स्पेशली जो श्रीलंका के जादूगर स्पिनर्स हैं उनका पाकिस्तान के जो बैट्समैन हैं उन्हें कैसे फेस करना है, ये इस कैंप में सीखना पड़ेगा। शाज़ेब, जाहिद महमूद और साजिद महमूद को भी आज जो है वो साजिद अली को भी आज बुलाया गया था, तो क्या उन्होंने भी प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लिया? और ये तो मेरा ख्याल इसी वजह से बुलाया गया कि स्पिनिंग ट्रैक है श्रीलंका में, तो उसके लिए प्रैक्टिस की जाए। जी हाँ, पिछली बार भी अगर आपको याद हो न्यूजीलैंड के खिलाफ जब पाकिस्तान की टीम ट्रेनिंग कर रही थी तो उस मौके पर भी इन दोनों को शामिल किया गया था। और साजिद खान को तो खास तौर पर शामिल किया जाता है क्योंकि वो ऑफ स्पिनर हैं और हमारे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन को जो है वो प्रैक्टिस मिलती है। इसके अलावा जो है कुछ पैचेस क्रिएट किए जाते हैं, उन पर उनको बॉल करवाई जाती है ताकि हमारे बैट्समैनों को अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो। तो वो दोनों आज मौजूद थे टीम के साथ, वो ट्रेनिंग भी कर रहे थे और नेट में वो बॉलिंग करते हुए भी नजर आए हैं। लेकिन ज्यादातर जो स्पिनर्स में हमें बॉलिंग करते हुए नजर आए थे वो नुमान अली
भी थे, बड़ी अच्छी गेंदें कर रहे थे। अबरार ने भी बॉलिंग की, लेकिन कंटिन्यूसली जो तकरीबन 2-2.5 घंटे जो हमें नेट पे बॉलिंग करते हुए नजर आए वो नुमान अली थे और काफ़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। फिर इसके साथ साथ अगर हम पाकिस्तान टीम की बात करें तो लास्ट टाइम जो हमने टेस्ट सीरीज खेली थी वो तो हमने ड्रॉ की थी, उससे पहले बैक टू बैक हमें सीरीजेज में शिकस्त हुई थी अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, और इसके साथ साथ हमें शिकस्त हुई थी इंग्लैंड और फिर श्रीलंका। जब हम गए थे तो एक टेस्ट तो हमने जीता था, लेकिन दूसरा टेस्ट हम लोग गवा बैठे थे। तो बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान के लिए, क्योंकि टेस्ट में रिकॉर्ड कुछ अच्छा नहीं जा रहा, वो भी होम कंडीशंस में, एशियन कंडीशंस में। अच्छा, एक सवाल उठाया था नवीद ने हसन अली का। हसन अली ने तो अभी तक कैंप ज्वाइन नहीं किया, लेकिन इस हवाले से आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं जानना चाहूंगा कि हसन अली की जो इंक्लूजन हुई है पाकिस्तान टेस्ट सीरीज में, आप क्या समझते हैं, ये जस्टिफाइड है? अच्छा नहीं, वो बहुत अच्छा कर रहे थे। काउंटी सीजन जो अभी उन्होंने खेला है उसमें उनकी परफॉर्मेंसेज हैं, उन्होंने जिस तरीके से आउट किया है, बैट्समैनों को ट्रैप करके किया है। सेकेंडली, मैं जो समझता हूँ कि वो पाकिस्तान मैनेजमेंट नहीं चाह रही कि हम हसन अली को बिल्कुल ही डिस्कार्ड कर दें। कहीं ना कहीं वो टीम में उनको साथ रखना चाह रहे हैं, उनको चेक करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्किल बॉलर तो हैं वो। आपने भी देखा है, हमने भी देखा है, जिस तरीके की माजी में परफॉर्मेंसेज रही हैं, आउट ऑफ फॉर्म हुए हुए, लेकिन फॉर्म में कैसे लाया जाएगा? टीम के साथ रहेंगे तो फॉर्म में आएंगे। तो वनडे में तो लिमिट होती है, आपने 15 प्लेयर्स रखने होते हैं, तो उसमें तो वो आते ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर उनको रखा गया है। लेकिन अगर आप फिर भी देखें ना, तो श्रीलंकन कंडीशंस में आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे, 2 पेसर्स के साथ जाएंगे, और वो पेसर्स आपके नसीम और शाहीन ही होंगे, तो शायद ही हसन अली को श्रीलंका में खेलने का मौका मिले। शायद ही हसन अली को श्रीलंका में खेलने का मौका मिले। अच्छा नवीद, आपकी तरफ आता हूँ, ये बताइएगा कि एक चैलेंज तो पेसर्स का भी है। मैं एक सवाल शाहजेब से भी करूँगा इसके बाद, लेकिन पहले आप बताइएगा कि चैलेंज विकेट के पीछे भी होगा। अब जिस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं सरफराज अहमद, लास्ट टेस्ट मैचेस से उनकी जो परफॉर्मेंस है वो बड़ी दीदनी है, रन्स भी उनको मिल रहे हैं, विकेट के पीछे भी वो बड़े अच्छे हैं, और स्पेशली रेड बॉल क्रिकेट में स्पिनिंग डिपार्टमेंट में आप देखें कि अगर स्पिनर्स को कोई अच्छा खेलता है इस पूरी टीम में तो वो सरफराज अहमद है। तो ये एक चैलेंज होगा सरफराज और रिजवान का, या फिर स्ट्रेट अवे जिस तरह हम सोच रहे हैं सरफराज को ही खिलाया जाएगा और रिजवान रेस्ट करेंगे? नहीं, मेरे ख्याल में रिजवान के एरा में वैसे काफ़ी मुश्किल होगा अभी कि रिजवान को बाहर बिठाया जाए और सरफराज को सिर्फ खिलाया जाए। मेरा ये ख्याल है कि सरफराज को क्योंकि रिजवान के एरा में, सरफराज की तो बात चले, स्पेशली रिजवान और सरफराज की कंपैरिजन करें तो अलग बात है, बट ओवरऑल रिजवान के मुकाबले में कोई भी पाकिस्तान के विकेट कीपर हैं तो उनके एरा में उनका आगे खेलना बहुत मुश्किल है, जब इतनी बेहतरीन परफॉर्मेंस मोहम्मद रिजवान दे रहे हैं। उनकी परफॉर्मेंसेस आपको पता है डाउन जा रही हैं। यस, नो डाउट, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन एक टेस्ट सरफराज के लिए और एक मोहम्मद रिजवान के लिए मेरे ख्याल में इनका प्लान किया गया है और ऐसे ही इनको खेलेंगे। अलबत्ता ये होगा कि शायद पहला टेस्ट कौन खेलेगा, दूसरा टेस्ट कौन खेलेगा, लेकिन मेरे ख्याल में कि एक टेस्ट दोनों प्लेयर्स को दिया जाएगा। और सरफराज भी ज़ाहिर सी बात है, सरफराज पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम है, पाकिस्तान को उन्होंने बड़ी कामयाबियाँ दिलाई। ना सिर्फ इतनी बल्कि इवन जब लास्ट टाइम पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान अपनी होम सीरीज़ खेल रहा था उस दौरान भी सरफराज ने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया। सरफराज देखिए, जब तक जो हमारे पुराने प्लेयर्स हैं वो जाएंगे नहीं, वो रिटायर्ड नहीं होंगे, तो यकीनन नई लौट को आने का मौका नहीं मिलेगा। मैं कभी भी नहीं कह रहा कि सरफराज को रिटायरमेंट ले लेनी चाहिए, लेकिन सरफराज को एक टेस्ट शायद दिया जाएगा और दूसरा टेस्ट है वो रिजवान खेलेंगे आप पहले, और दूसरे की बात शायद बाद में हो जाएगी। लेकिन शाहजेब, मैं समझता हूँ कि जिस तरह की सरफराज की परफॉर्मेंस, इसमें 1-2 टेस्ट की तो बात नहीं है। अगर पहले टेस्ट भी और दूसरा टेस्ट भी 2 टेस्ट हैं, ये तो सरफराज के ही बनते हैं। थोड़ा सा मैं इख्तलाफ करूँगा यहाँ पे नवीद भाई से, और सरफराज का पहला टेस्ट तो बनता ही बनता है। चलें पहले के बाद आप डिसाइड करें कि दूसरा किसको देना है, नहीं देना। यार विद ड्यू रिस्पेक्ट, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आई बात, क्योंकि आप देखें ना, रिजवान की परफॉर्मेंसेस डिप कर रही थी, इसीलिए ही सरफराज ने कमबैक किया था ना। रिजवान की लास्ट 23 या 24 टेस्ट इनिंग्स उठा के आप देख लें तो उसमें 1 सेंचुरी है ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और उनकी जो ओवरऑल एवरेज बनती है वो तकरीबन 21.83 की उनकी एवरेज थी, जिसकी बेस पर उनकी कीपिंग पर तो कभी इशू ही नहीं रहा। उनकी बैटिंग की फॉर्म डिप आ गई थी, वो 30 रन 25 रन बनाते थे, उसके बाद आउट हो जाते थे। 1-2 मरतबा 40 में भी गए, लेकिन 50s में उसको कन्वर्ट नहीं कर पाते थे, या वो रन यूजफुल नहीं होते थे। प्लस में आप इस चीज को नहीं भूल सकते कि वो नंबर 6 पर खेलते थे, वो विकेट कीपर नहीं थे जो नंबर 7 या नंबर 8 पर खेलते थे, वो नंबर 6 पर खेलते थे। और उनके बाद कभी फहीम अशरफ, कभी मोहम्मद नवाज, इस तरीके से हम डिफरेंट, और फिर आगा सलमान को हमने आगे आके ट्राई किया, तो वो नंबर 6 के थे। नंबर 6 पे आपको एक कॉम्पैक्ट बैट्समैन चाहिए होता है जिसका ग्लव वर्क भी अच्छा हो, इक्वली वो बैटिंग भी अच्छी करे। तो सरफराज अहमद को फिर कमबैक करवाया गया, जिस तरीके से 3 इनिंग्स में उन्होंने 350 किए, फिर आखिरी इनिंग्स में उन्होंने 100 कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि ये 4 इनिंग्स तो कम से कम वो देंगे। अगर 4 इनिंग्स में सरफराज नहीं चले तो फिर ये सोचेंगे कि हाँ अब हम रिजवान की तरफ जा सकते हैं। तो 4 इनिंग्स तो कम से कम मिलनी है। और आप क्या समझते हैं कि जैसे स्पिन के कहा जाता है कि वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर्स हैं पाकिस्तान में, तो श्रीलंकन कंडीशंस में मैं अगर आपको सरफराज का रिकॉर्ड बताऊं तो 8 इनिंग्स में उन्होंने बैटिंग की है, जिसमें उनके 5 50 है, 1 100 है।
मतलब 8 में से 6 इनिंग्स में उनका 50+ स्कोर है, तो यू कैन एक्सपेक्ट रन्स फ्रॉम हिम इन श्रीलंका। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि अगर कहीं ऐसा मौका आ जाए कि जहाँ पे टाई पड़ जाए वाइस कप्तान मोहम्मद रिजवान और सरफराज का, तो शाहजेब क्या आप समझते नहीं है कि मोहम्मद रिजवान को एज ए विकेट कीपर खिला लिया जाए और सरफराज को अगर एज ए बैटर भी खिला लिया जाए तो ये कोई बुरी कॉल नहीं है, क्योंकि सरफराज स्पिन को अच्छा खेलते हैं। अगर सरफराज और रिजवान एक साथ टीम में खेलेंगे तो विकेट कीपिंग सरफराज ही करेंगे, क्योंकि मोहम्मद रिजवान बेहतरीन फील्डर है। सरफराज ने तो फील्डिंग अभी की नहीं, रिजवान बेहतरीन फील्डर है। लेकिन फिर वहां पर बात ये आएगी ना कि रिजवान को आप एज अ बैट्समैन किस बेस पे खिलाएंगे, क्योंकि उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट में वो परफॉर्मेंसेस शो नहीं की, और अनफॉर्चुनेटली पिछला जो 8 महीने हैं जब से वो ड्रॉप हुए हैं, उन्होंने रेड बॉल क्रिकेट कहीं खेली भी नहीं है, तो वो वाइट बॉल खेल रहे हैं। और सरफराज की आज ट्रेनिंग के हवाले से बताइएगा, ट्रेनिंग में आज सरफराज कैसे थे और भरपूर ट्रेनिंग हुई उनकी तरफ से? बैटिंग पेयर में बैटिंग की है उन्होंने रिजवान के साथ। अच्छा। ये नेट पे हमने ये मंजर देखा कि पेयर में उन्होंने बैटिंग की है, एक तरफ सरफराज खड़े हुए थे, एक तरफ जो है वो रिजवान खड़े हुए थे। सरफराज जो है वो 3 राउंड खेलते थे, उसके बाद जो है वो रिजवान आके 3 राउंड खेलते थे, तो ये चीज भी हमें यहाँ पर देखने को मिली। दोनों साथ ही विकेट कीपिंग की प्रैक्टिस भी कर रहे थे, एक दूसरे को हेल्प भी कर रहे थे, तो ओवरऑल बॉडी लैंग्वेज काफी ज्यादा पॉजिटिव नजर आ रही थी दोनों की, एंड स्पेशली सरफराज अहमद की भी। नवीद, आपकी तरफ होगा, पाकिस्तान की जो पेस बैटरी है उसके लिए थोड़ा सा इम्तिहान है, स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी एक इम्तिहान है, क्योंकि जिस तरह वो परफॉर्मेंसेस दे रहे हैं पिछले कुछ अरसे से, स्पेशली नेशनल टीम की अगर बात की जाए तो वो इतनी ज़्यादा प्रेजेबल नहीं है, दीदनी नहीं है। तो क्या आप समझते नहीं है कि ये उनके लिए भी एक टेस्ट होगा, और स्पेशली अगर पहले टेस्ट में वो परफॉर्म नहीं करते तो फिर किसी और खिलाड़ी को मौका मिल सकता है? शाहीन शाह अफरीदी के लिए असल में लास्ट टाइम जब शाहीन शाह अफरीदी इसी श्रीलंका के अंदर ही इंजर्ड हुए थे, यकीनी तौर पर एक जो पाकिस्तान के जैसे 150+ बॉल करने वाले शाहीन हैं, नसीम शाह हैं, इनके लिए, और स्पेशली शाहीन शाह अफरीदी जिस तरह जितने हाइटेड हैं और जब वो लैंड करते हैं तो उनका जैसे इंजरी भी हुई थी, तो वो उस वक्त शाहीन शाह अफरीदी शायद थोड़ा सा ख्याल करके इस बार बॉलिंग करेंगे, और परफॉर्मेंस तो उनकी यकीनी तौर पर बेहतर होती है। लेकिन अगर पहले 2 ओवर जो जैसे वो करते होते हैं हमेशा से, पहले ओवर जो उनके होते हैं वो बड़े मतलब देखने वाले करने नहीं, मतलब बड़े देखने वाले होते हैं। लेकिन 10 ओवर्स के लिए जब आप 10-10 ओवर करते हैं, 15-15 ओवर्स करते हैं, तो फिर काफ़ी मुश्किल हो जाता है इतने फास्ट बॉलर के लिए। और पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को सबसे बड़ा इशू ही हमेशा टेस्ट के अंदर आके बॉलिंग करने का होता है, क्योंकि लंबे ओवर्स करना होते हैं। पाकिस्तान के जो लड़के हैं वो 10 ओवर्स, 7 ओवर, 8 ओवर, और स्पेशली T20 पाकिस्तान क्योंकि ज़्यादा खेलता है, तो T20 में ये लड़के सारे ही T20 खेलने वाले लड़के भी हैं, तो इनका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा उस तरह से नहीं है जैसे हमारे इससे पहले बॉलर्स होते थे, वकार यूनुस होते थे, वसीम अकरम होते थे, और जिस तरह से वो बॉल करते थे। शाहीन शाह अफरीदी को चैलेंजेस होंगे यकीनी तौर पर, लेकिन उन्हें परफॉर्म करना पड़ेगा अपनी टेस्ट के अंदर, अपने आप को बरकरार रखवाने के लिए, टीम में अपनी टेस्ट के लिए जगह बनाने के लिए। लेकिन मेरा ख्याल है जब लास्ट टाइम जब शाहीन शाह अफरीदी यहाँ पे ही इंजर्ड हुए थे, तो वो मामला उनके जहन में, और स्पेशली जब नी की इंजरी होती है तो वो मामला कभी भी प्लेयर की, और स्पेशली जो बैट्समैन जो बॉलर होता है उसके दिमाग से नहीं जाता। वो जब भी लैंड कर रहा होता है तो उसको सबसे ज़्यादा खतरा इसी बात का होता है कि जब मुझे लास्ट टाइम हुआ था तो कहीं ऐसा ना हो। तो ये चीज़ें काफ़ी परेशान करती हैं बॉलर्स को। गर्मी का मौसम होगा, फास्ट बॉलर होगा, और इतनी स्पीड से जब वो लैंड कर रहा होता है तो उसके लिए प्रॉब्लम होती है। शाहजेब, अगर लेट्स सपोज आपसे भी ये सवाल कर ले तो शाहीन परफॉर्म नहीं करते, तो उसके बाद हमें अगले जो मैच है उसमें हसन अली का तजुर्बा हमें काम आएगा, या फिर आमिर जमाल जैसे जो न्यू टैलेंट है, जो न्यू तो खैर वो भी नहीं है, काफ़ी पुराने हो चुके हैं अब क्रिकेट खेल खेल के, उनको डेब्यू करवाया जा सकता है? क्या कुछ आप सोच रहे हैं? नहीं, अगर ऐसा होता है कि शाहीन शाह अफरीदी जो है वो दूसरा टेस्ट मैच नहीं खेलते, पहला टेस्ट मैच तो वो डेफिनेटली खेलेंगे, अभी नेट पर भी वो बॉलिंग कर रहे थे, तो दूसरा टेस्ट मैच में फिर हसन अली की तरफ ही जाया जाएगा। मेरा नहीं ख्याल कि ये आमिर जमाल की तरफ जाएंगे। हसन अली का एक्सपीरियंस है, उसको यूज़ करेंगे, क्योंकि मैंने कहा ना कि हसन अली को कहीं ना कहीं ये एक्टिव रखना चाह रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट में। तो मेरा ख्याल है कि आमिर जमाल को शायद वेट करना पड़ेगा, शायद ऑस्ट्रेलिया में उनका डेब्यू हो सकता है, जहाँ पर पाकिस्तान 3 से 4 पेसर्स खिलाना चाहे, और फिर वो ऑलराउंडर की कैटेगरी में भी एट सम एक्सटेंट फॉल करते हैं, तो शायद उनको ऑस्ट्रेलिया तक का वेट करना पड़े। लेकिन यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि उनका डेब्यू होगा। अच्छा, लेट्स सपोज एक सवाल फिर पैदा होता है कि लेट्स सपोज अगर शाहीन शाह अफरीदी परफॉर्म नहीं करते शाहजेब, तो ये एक चुपता सवाल है, लेकिन पूरी कौम को ये पसंद नहीं है, तो फिर फ्यूचर के प्लान्स में पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा, क्योंकि शाहीन शाह अगर परफॉर्म नहीं करेंगे, आगे एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, तो फिर ख़राब फॉर्म के साथ हम बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेंगे इन 2 मेगा इवेंट्स में? यार अभी जो बात हो रही है ना स्टैन, वो ये हो रही है कि शाहीन को रिदम में लाने के लिए जितने मैचेस खिला सकते हो उतने खिलाओ, इसीलिए उनको अलाउ किया गया कि आप एटलेटी ब्लास्ट में भी 14 मैचेस खेलें, और यहाँ पर भी कोशिश की जा रही है कि उनको 2 मैचेस खिलाए जाएं। हाँ, अगर हीट ज्यादा हो जाती है
और आपको लगता है कि नहीं है शाहीन को रेस्ट चाहिए, तो फिर हो सकता है वो रेस्ट दे दें। लेकिन अभी तक का जो फॉर्मूला है वो ये है कि जितनी क्रिकेट वो खेलेगा उतना तगड़ा वो होता जाएगा, अपनी रिदम में वापस आता जाएगा, और यही चीज़ अभी चल रही है। क्रिकेट बहुत ज़्यादा आगे पाकिस्तान ने खेलनी है, अभी से हम किसी प्लेयर को डिस्कार्ड नहीं कर सकते, क्योंकि आप देखें ना 8 मैचेस या 7 मैचेस आपने एशिया कप में खेलने हैं, फिर 9 मैचेस तो आपने सिर्फ लीग के खेलने हैं वर्ल्ड कप में। उसके बाद अगर आप सेमीफाइनल के लिए इंशाल्लाह क्वालिफाई करते हैं तो ये टोटल 18-20 मैचेस बन जाते हैं, और 2 महीने में इंडिया में भी गर्मी होगी, श्रीलंका में भी गर्मी होगी, तो आपने वो मैचेस खेलने, फिर उसके बाद आपने ऑस्ट्रेलिया जाना है, वहां भी 3 टेस्ट मैचेस खेलने। तो क्रिकेट बहुत ज्यादा है। देखना ये है कि ये बॉलर्स की फॉर्म के साथ साथ फिटनेस के हद तक बरकरार रहती है, और शाहीन को कंसिस्टेंटली इसीलिए खिलाया जा रहा है कि वो अपनी फिटनेस को उस लेवल पे ले आए कि आगे जब उनको इतनी सारी क्रिकेट रेगुलरली खेलनी पड़े तो वो उसके लिए फिजिकली फिट हो। ठीक। नवीद, शाहीन का भी एक कैंप जारी है और लाहौर में कल से जारी होगा और वो कैंप खेला जाएगा। मुझे बताइएगा, इमर्जिंग एशिया कप में टीम की सिलेक्शन जो हुई थी वो तो पिछले ही दौर में हुई थी, और एक तो टीम कैसी है, जो पाकिस्तान का स्क्वाड है, मोहम्मद हारिस की कप्तानी के ऊपर बहुत ज़्यादा सवाल खड़े हुए कि वाई नॉट, मतलब कासिम अकरम या बहुत सारे और लोगों के नाम आ रहे हैं। सो टीम के हवाले से बताइएगा और चांसेस के हवाले से बताइएगा, पाकिस्तान के चांसेस कितने इमर्जिंग एशिया कप। अच्छा, पाकिस्तान की जो इमर्जिंग टीम है, जो इमर्जिंग एशिया कप खेलने जा रही है, जो पाकिस्तान की शाहीन टीम है, उसमें 6-7 लड़के हैं जो वो पाकिस्तान की नेशनल टीम में भी खेल चुके हैं और आलमोस्ट बड़े अच्छी परफॉर्मेंस हैं जो वो देते हैं। इससे पहले भी जब हम अभी जिम्बाब्वे में गो के हमारे जिम्बाब्वे में भी कोई ट्रैक ज़्यादा अच्छा नहीं था ओवरऑल अगर बात कर लें, क्योंकि जिम्बाब्वे की टीम थी, तो पाकिस्तान को जो परफॉर्म करना चाहिए था पाकिस्तान ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई। ऐसा अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने जाके खेलें तो चलें की बात समझ में आती भी है। इमर्जिंग का जो कैंप है उसमें यकीनी तौर पर वो जैसे अभी श्रीलंका के लिए पाकिस्तान का कैंप जारी है, ऐसे ही इमर्जिंग में पाकिस्तान की इन लड़कों को मेहनत करना होगी, और मेरा ख्याल है कि ये परफॉर्मेंस देनी चाहिए इमर्जिंग एशिया कप में, और होपफुली पाकिस्तान के जो लड़के नेशनल खेलते हैं वो अपने शाहीन खेलेंगे तो पाकिस्तान की परफॉर्मेंस एज़ कम्पेयर टू अदर टीम ज़्यादा बेहतर होगी। एक शाहीन के कैंप के हवाले से शाहजेब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा हारिस की कैप्टनसी के ऊपर आपके क्या रिमार्क्स हैं, और क्योंकि इसको लेके काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी भी बनाई गई कि बहुत सारे और लोगों को तैयार किया गया, उनकी कप्तानी में बड़े बड़े क्रिकेटर्स को खिलाया गया, और फिर आउट ऑफ नो वेयर मोहम्मद हारिस को इमर्जिंग एशिया कप के लिए जो है कप्तान बनाकर भेज दिया गया। फिर एक कंट्रोवर्सी ये भी है कि वसीम जूनियर, जो कि इतनी ज़्यादा क्रिकेट खेल चुके हैं नेशनल टीम के साथ, वो भी अब इमर्जिंग एशिया कप खेलने जाएंगे। वाई नॉट मोहम्मद अब्बास, जो कि PSL के टॉप विकेट टेकर थे। सो बहुत सारे सवाल तो पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, और हारिस की कैप्टनसी में तो सबसे बड़ा सवाल आ रहा है। देखिए, हारिस को सिर्फ इसलिए यहाँ पर टीम के साथ रखा गया था ताकि पता चले कि हारिस किस तरीके से मिडिल ऑर्डर में अपने आप को कोप अप कर पाते हैं, क्योंकि अगर आप वर्ल्ड कप के स्क्वाड में उनको भेजेंगे तो इस वक्त ODI टीम में आप उनको जबरदस्ती फिल इन कर रहे हैं, क्योंकि उनकी कोई जगह नजर नहीं आ रही। हारिस का गेम वही है जो कि एक जमाने में शायद अफरीदी का होता था, क्योंकि अगर आपको हारिस का ODI डेब्यू याद हो ना, पाकिस्तान के लिए 3 ODI वो खेल चुके हैं और कोई 7-8 उन्होंने रन बनाए हैं, एक छक्का भी उनका उसमें शामिल है। वो उन्होंने ऐसे ही किया था। एक बार वो बैटिंग पे आए थे, शायद 100 पे 3 थे पाकिस्तान के, उन्होंने चला दी थी। वो इसी तरीके से खेलते हैं, उनका नेचुरल गेम है, तो उनका रोल कोई डिफाइंड नहीं है। या तो आप उनको फिर नंबर 7 पर खिलाएं पाकिस्तान टीम में, उनको आप ये रोल दें कि भाई आपके पास लाइसेंस टू किल है, आपने आना है और मारना है, या आप उनसे ओपन करवाएं और आप उसको बोलें कि भाई आपने सर्कल यूज करना है। अगर आप ये चाहते हैं कि रिजवान के साथ आप उसका मैच रखें और रिजवान के साथ आप एक बैकअप विकेट कीपर कैरी करें, जो कि रिजवान अगर खुदा ना खास्ता नहीं खेलता तो आपको हारिस की जरूरत पड़ पाएगी, तो वो आप नहीं कर पाएंगे। और यही चीज शायद चेक करने के लिए हारिस को इमर्जिंग एशिया कप में रखा गया है कि वो मिडिल ऑर्डर में खेलते किस तरीके से हैं। कप्तानी की जहां तक बात आई तो हारिस से मेरा नहीं ख्याल कि पेशावर में किसी क्लब की भी कप्तानी की। अंडर 19 वो खेले थे, तो अंडर 19 में जो उनके कप्तान थे वो रोहिल नजीर थे। हारिस एज ए बैट्समैन खेलते थे अंडर 19 में। फिर आगे जब वो पेशावर रीजन में आए तो उनके कप्तान मोहम्मद रिजवान बने, इफ्तिखार अहमद बने। तो जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने हारिस को कभी भी कप्तानी करते हुए नहीं देखा। कासिम अकरम आपके पास एक ऑप्शन थे, वो आपके लिए बड़ी अच्छी कप्तानी अंडर 19 में भी कर रहे थे। फिर आपने लास्ट ईयर उनको सेंट्रल पंजाब का कप्तान ये कह के बनाया था कि आप इनमें फ्यूचर लीडर देख रहे हैं, और उस टीम में वहाब रियाज शामिल थे, शोएब मलिक शामिल थे, अहमद शहजाद शामिल थे, अब्दुल्ला शफीक, अजहर अली, उन तमाम लोगों की मौजूदगी में आपने तीनों फॉर्मेट्स का कप्तान बनाया था कासिम अकरम को। तो अब कासिम अकरम को आप क्यों डिस्कार्ड कर रहे हैं? फिर रोहिल नजीर, जिन्होंने बड़ी जबरदस्त परफॉर्मेंसेज दी थी जिम्बाब्वे में, आखिरी मैच में 87 रन उन्होंने किए थे, उनको भी एक टाइम पे कप्तानी के लिए ग्रूम किया जा रहा था। अंडर 19 की उन्होंने कप्तानी की, फिर श्रीलंका में पाकिस्तान A की कप्तानी की, फिर न्यूजीलैंड में जाके पाकिस्तान शाहीन की कप्तानी की।
फिर अचानक से वो भी हमें मंजर आम पर नजर नहीं आते, आखिरी लिस्ट मैच में 87 रन करने के बाद उनको भी गायब कर दिया जाता है। तो ये क्वेश्चंस तो हैं। और मोहम्मद वसीम जूनियर की जहाँ तक आपने बात की है, तो मोहम्मद वसीम जूनियर मुझे नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि अब वो पाकिस्तान के स्क्वाड में तो आ गए। अगर आपके पास नसीम, हारिस और शाहीन के बाद कोई चौथे फास्ट बॉलर स्क्वाड में होंगे तो वो मोहम्मद वसीम जूनियर ही होंगे। तो अब उनको इमर्जिंग एशिया कप में आप क्यों खिला रहे हैं? मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि आप वहां पर जो है वो अब्बास आफरीदी को शामिल कर सकते थे। ये बात जो है ना, एहसानुल्लाह का मैंने पूछा था, एहसानुल्लाह इंजर्ड है, वरना एहसानुल्लाह को शामिल। शाज़ेब जाते जाते आपको एक जवाब तो मैं देता चलूं कि रोहिल नज़ीर की बात तो मुझे इस वजह से समझ आती है कि वो बेसिकली शकील शेख साहब उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। तो जो ही जो है ना वो कुछ ऊपर नीचे होता है शकील शेख साहब के साथ, तो इमाद वसीम और रोहिल नज़ीर पे भी ना एक तलवार लटक जाती है, क्योंकि उनको वो सपोर्ट करते हैं। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया शाज़ेब, आप पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद थे। और ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के साथ लगी रहती है, कभी एक प्लेयर को लाया, कभी दूसरे प्लेयर को लाया जाता है, लेकिन कम अज़ कम प्लेयर्स के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। चाहे जो प्लेयर किसी भी BOG मेंबर की प्रोडक्ट है, चाहे वो शकील शेख साहब की या किसी और की प्रोडक्ट है, वो प्लेयर हैं, पाकिस्तान को सर्व करते हैं और पाकिस्तान को सर्व करना उनका हक है। और वो अगर अच्छी एबिलिटी रखते हैं तो पाकिस्तान में उनको सिलेक्ट होना चाहिए। यहाँ पर वक्त हुआ चाहता है शॉर्ट से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं, डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे और बात करेंगे कुछ और टॉपिक्स पे। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। और अब बात करेंगे प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का सिलसिला जो है वो आपको पता है कि हर साल उसकी रिन्यूअल होती है, लेकिन इस दफ़ा जो है सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू नहीं हो सके। कभी नजम सेठी का इंतज़ार किया जाता था कि सेठी साहब कहीं आएंगे तो उसके बाद सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होंगे, फिर सेठी साहब के जाने के बाद ज़का अशरफ का इंतज़ार किया जाता रहा। लेकिन अब मामलात लिटिगेशन में हैं, अदालत में हैं। PCB का चेयरमैन कोई भी नहीं है। एडॉक जो चेयरमैन हैं, जो कि इलेक्शन कमिश्नर है राना साहब, उनके पास शायद ये इस्तेहकाक मौजूद नहीं है कि वो प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। तो इस तमाम तर मामले को लेकर प्लेयर कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं हो पा रहे, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा क्रिकेट पर? और ये एक बहुत बड़ी संजीदा बात है कि आपके जो प्लेयर्स हैं, जो वाइट बॉल के या रेड बॉल के हैं, 2 कैटेगरीज होती हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स होना अभी बाकी हैं। पूरे साल की क्रिकेट है, इस साल में एशिया कप भी है, वर्ल्ड कप भी है, ऑस्ट्रेलिया हमने जाना है, फिर 2024 में आज ही अनाउंस हुआ इंग्लैंड के खिलाफ भी हमने T20 खेलना है, सीरीज़ खेलनी है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप खेलना है। और ये तमाम तरह सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट इसी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आता है। नवीद, ये क्या कुछ हो रहा है हमारी क्रिकेट के साथ? चलें, चेयरमैन वाला मामला तो आपके सामने ही है कि वो मामला पता नहीं अब कब हल होगा, नहीं होगा, लेकिन प्लेयर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स का मामला अब लटका हुआ है। ये जब इनकी आज डेट ख़त्म हो रही है तो इससे पहले ये होता था कि ये जब इनकी डेट खत्म होती थी उससे 15-20 दिन पहले जो है ये अनाउंस हो जाते थे। अब तो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के बगैर हैं। बिल्कुल हसनैन, अच्छा ये बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान क्रिकेट का। यहाँ पे जो पॉलिसीज़ हैं, जब एक चेयरमैन जाता है तो फिर हटा दिया जाती, पॉलिसीज चेंज हो जाती हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। प्लेयर्स का ब्रेड एंड बटर है पाकिस्तान क्रिकेट, और अगर क्रिकेट के अंदर आके आप उन्हें कॉन्ट्रैक्ट से कम साल के बाद एक बार होना होते हैं और 1 महीना पहले हो जाने चाहिए कम से कम। ऐसा कैसे हो सकता है कि एक चेयरमैन चला जाए और प्लेयर्स के कॉन्ट्रैक्ट रोक लिए जाएँ? कम से कम सबसे पहले तो ये जो कैप्टन, ये जो चेयरमैन PCB का मामला होता है, ये सियासी नहीं होना चाहिए। फिर उसके बाद अगर हुआ है भी, आपने चेंज भी कर लिया, तो कम से कम उनके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो पॉलिटिक की नज़र नहीं होने चाहिए। देखिए, वो खेलने के लिए भी टीम जाएगी, श्रीलंका के लिए जाएगी, उनके कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, वो कैसे खेलेंगे? उनके दिमाग में क्या चल रहा होगा इस वक्त यार कि पता नहीं मुझे आगे कॉन्ट्रैक्ट में रखा भी जाएगा, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में हूँ भी, मैं नहीं हूँ, मैं कौन सी कैटेगरी के अंदर शामिल हूँ। कम से कम ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट के पास पैसा थोड़ा नहीं है, लेकिन कम से कम आपके जो अब हमारे जो कायम मुकाम हमारे चेयरमैन PCB हैं, उनके पास इस्तेहकाक नहीं है। ज़का अशरफ साहब का वेट करेंगे या नजम सेठी? अब नजम सेठी साहब हैं जो वो अपने टाइम में कर सकते थे। अगर ये बीच में पॉलिटिक्स बीच में नहीं आती कि ज़का अशरफ साहब आएंगे नहीं आएंगे, वो इस चक्कर में लगे रहे। दोनों चेयरमैन हैं जो ज़का अशरफ और नजम सेठी, बीच में जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट की वो सफ़र करती हैं पाकिस्तान में सियासी हालात के बायस। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सियासत जहाँ मर्जी चलती रहे, कम से कम CEO हैं, PCB के CEO मौजूद हैं, PCB का पूरा डिपार्टमेंट का एक सिस्टम मौजूद है, तो कम से कम आप प्लेयर के जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो फाइनलाइज हो जाने चाहिए और बहुत अर्ली हो जाने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आज लास्ट डेट है उनकी और वो फाइनलाइज नहीं है। 15 दिन क्या, वो 1 महीना पहले हो जाए फॉर एग्जाम्पल, क्या होता है, फाइनलाइज हो जाए, साइन हो जाए। आप उन्हें प्लेयर को देना है आपने, तो आप सेम डे में जाके दे लें, लेकिन कम से कम इससे पाकिस्तान क्रिकेट नवीद, मैं अक्सर बात करता रहता हूँ, आप मेरे शो में भी आते हैं और मेरे शो में तो अक्सर ये बात होती है। मैंने मुजारिक साहब से ये बात की, मैंने उमर गुल से बात की, इवन परसों यासिर हमीद आए थे, मैंने उनसे ऑफ द रिकॉर्ड ये बात की कि जो सियासत है
वो कहीं ना कहीं पे परफॉर्मेंस को भी असरअंदाज करती है। और बिल्कुल, ये देखिए कि बिल्कुल। सियासत है, एक तरफ नजम सेठी हैं एक पार्टी के, ज़का अशरफ हैं दूसरी पार्टी के, और तीसरी तरफ ये मामला चल रहा है, तो ये फिर असरअंदाज तो होगा, क्रिकेट प्लेयर्स के माइंड में तो चलेगा कहीं ना कहीं पे खेलते हुए कि हमारा फ्यूचर क्या होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं वही बात अभी देखिए, आप जो आजकल वो कैंप कर रहे हैं, कराची में उनका कैंप है, 9 तारीख को उन्होंने मूव करना है, आज 4 तारीख हो गई है, 5 दिन रहते हैं। अब प्लेयर जा रहे हैं वहाँ पे खेलने के लिए। अब जो जिन प्लेयर्स का सिर्फ और सिर्फ, ज़्यादा प्लेयर्स ऐसे ही हैं जो जिनका ब्रेड एंड बटर क्रिकेट ही है और कोई उनके साइड बिजनेस नहीं है, तो उनके ज़हनों में ये बात नहीं आएगी क्या मैं असलन हम काम करते हैं, तो हमें जब काम का रिस्पॉन्ड नहीं मिलता, हमें जब प्रॉपरली सैलरी नहीं मिलती, हमें जब कॉन्ट्रैक्ट्स हैं हमारे अगर वो नहीं होते, तो हमारे ज़हनों में क्या चल रहा होता है? हमारे नहीं, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया में यही सिस्टम होता है कि आपके कम से कम कॉन्ट्रैक्ट्स तो लड़कों के कम से कम टाइमली कर लें। आप उनसे परफॉर्मेंस पे मांगते हैं, आप उन्हें इतने, पाकिस्तान के अभी आजकल कितनी सख्त गर्मी चल रही है, उसमें आप उन्हें चाहते हैं वो अच्छा खेलें, अच्छा परफॉर्म करें, और पाकिस्तान की टीम बहुत अच्छा परफॉर्म कर भी रही है, तो कम से कम उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। पॉलिटिक्स में इसमें नहीं होने चाहिए। आप देखें जो वर्ल्ड कप में हमारा जो हमारी आगे मीटिंग आ रही है आईसीसी की, अब क्या हमारे पास, क्या पाकिस्तान का चेयरमैन वो जाएगा जिसने कोई पता नहीं, उसने 1 हफ्ता रहना या 10 दिन रहना, वो जाके क्या बात करेगा वहाँ पे? तो ये सारी चीज़ें पॉलिटिक्स की नज़र होती हैं, और यकीनन ये बहुत गलत है, ऐसा होना नहीं और चाहिए। इससे इस जो अनसर्टेनिटी है इसमें नवीद कहीं ना कहीं पे, जितना आपका क्रिकेट का तजुर्बा है, पिछले 3-4 साल से तो मैं देख रहा हूँ आप क्रिकेट शोज़ करते हैं, डिफरेंट गेम्स को कवर करते हैं, स्पेशली क्रिकेट को कवर करते हैं, तो परफॉर्मेंस तो बच्चों की इससे मुतासिर होने का शदीद खतरा है। ये पाकिस्तान के लड़के, मैं कहता हूँ कि जो जिनकी परफॉर्मेंस, फॉर एग्जांपल वो सोचते ठीक है यार अभी नहीं तो हम अब मिल जाएगा, Exactly. अगले महीने में हम श्रीलंका से खेल के आएंगे तो मिल जाएगा, वरना मेरा ख्याल है, आप देखा नहीं है आपने जो प्लेयर्स की एसोसिएशंस बनी हुई है, वहाँ पे जब प्लेयर्स के साथ कोई भी मसला होता है तो सारे खड़े हो जाते हैं, नहीं ये प्लेयर्स के हकूक़ के खिलाफ है। यहाँ तो ये पाकिस्तान के लड़के हैं जो मतलब चल रहे हैं, यार ठीक है ओके, इस महीने नहीं तो अगले महीने मिल जाएंगे। परफॉर्मेंस मुतासिर होती है, ज़रूर होती है, और कहीं ना कहीं पे जाके सफ़र करती है। पाकिस्तान, दुनिया की क्रिकेट सफ़र करती है, पाकिस्तान की क्रिकेट ज़रूर सफ़र करती है, लेकिन पाकिस्तान के लड़के, वो हालात भी हमारे ऐसे हैं ना कि हम लोग वो आदी हो चुके हैं इन चीज़ों के, तो पाकिस्तानी लड़के भी आदी हो चुके हैं। यार अगर 10-15 दिन ऊपर नीचे हो गया तो कोई मसला नहीं है, लेकिन फिर इंडिया से मुकाबले तो नहीं हो सकते। हाँ यस ऑफ कोर्स। जहाँ देखें आप पाकिस्तान के लड़के और इंडिया के जो लड़के हैं, उनमें पहली जो उनके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं बहुत मुख्तलिफ होते हैं। जहाँ आप एक अपने लड़के को ₹1,00,000 देते हैं, वो अपने लड़के को 5 लाख देते हैं, मतलब 500 गुना ज़्यादा वो देते हैं। तो उनके प्रॉपर्ली एक प्रोफेशनलिज्म है, वो चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन उन्होंने नवीद में अगर थोड़ा सा बैकग्राउंड पे लेके जाऊं, उन्होंने चीज़ें डेवलप की हैं। आप अगर वसीम अकरम वकारी यूनुस को पूछेंगे ना कि आपके ज़माने में इंडियन प्लेयर्स के क्या हालात थे, तो उस वक्त उनके हालात बहुत बुरे थे। उनके पास उतने वसाइल नहीं थे। उस वक्त पाकिस्तान की क्रिकेट यहाँ पे थी, इंडिया की क्रिकेट यहाँ पे थी। वो अपनी क्रिकेट को यहाँ पे ले गए और हम सियासत करते करते, नजम सेठी, ज़का अशरफ करते करते यहाँ पे आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, और ये सियासत ही पाकिस्तान को ले डूबी है। हर किसी भी उसमें फील्ड में देख लें, स्पेशली हम क्रिकेट की बात करें तो क्रिकेट में तो बहुत ज़्यादा ये चीज़ें हैं। और लेकिन असलन पता है इंडिया क्या था, हमें इस डिबेट में नहीं जाना। इंडिया आज क्या है हमें ये देखना और हम होगा। क्या थे और हम आज क्या थे और हम क्या हो गए, हमें ये देखना है। इंडिया ने यकीनन उन्होंने परफॉर्म किया, उनके लड़कों ने परफॉर्म किया, फिर उनके बोर्ड ने काम किया, वो प्रोफेशनलिज्म उनके बोर्ड के अंदर आया, उनका चेयरमैन आए, उनका चेयरमैन जाए। क्रिकेट के मामलात नहीं रुकते, क्रिकेट का पैसा नहीं रुकता, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट हैं वो नहीं रुकते। देखिए एक सिस्टम बना हुआ है, एक सेक्रेटरी मौजूद हैं, पीसीबी के सीईओ हैं वो मौजूद हैं। वो किस मर्ज़ की दुआ है? अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करने, अगर उनको अथॉरिटी नहीं है तो वो क्या करेंगे? वो वहाँ बैठ के 34 लाख में 35 लाख में किस चीज़ के लेते हैं? इतनी बड़ी बड़ी तनख्वाहें लेने वाले जो लोग आपने बिठाए में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, अगर एक चेयरमैन नहीं है तो मफलूज हो जाएगा सारा सिस्टम। अच्छा आज 2 महीने के लिए हमारे पास चेयरमैन नहीं होता, फॉर एग्जाम्पल ये स्टे बढ़ जाते हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट वाला, पेशावर हाई कोर्ट वाला स्टे बढ़ जाते हैं, नहीं मसला, आपका सेटल डाउन नहीं होता इशू। और आप क्या करेंगे? बगैर चेयरमैन पीसीबी के जाएंगे, और अगर बगैर चेयरमैन के जाएंगे तो क्या आप 2 महीने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करवाएंगे? ये क्या है? ये सिस्टम क्या है? ये निज़ाम क्या है? इसको बदलना चाहिए यकीनी तौर पर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। इस सिस्टम को बदलना चाहिए। और आज एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है नवी, जिसके ऊपर आपसे बात करनी है। एनुअल मीटिंग हो रही है आईसीसी की, और इल्ला माशाल्लाह इस एनुअल मीटिंग में या तो हम चाहते थे कि नजम सेठी साहब जाते, अब हम ये चाह रहे थे कि इस एनुअल मीटिंग में ज़का अशरफ साहब जाते। इस एनुअल मीटिंग में जाएंगे अहमद शहजाद राना साहब माशाल्लाह से, और उस एनुअल मीटिंग में बड़ी बड़ी बातें होनी है। उस एनुअल मीटिंग में 2025 की जो चैंपियंस ट्रॉफी है पाकिस्तान में होनी है, उसके ऊपर बात होगी। फिर उस एनुअल मीटिंग में हमारे जो चेयरमैन साहब हैं वो साइडलाइंस पे एसीसी मेंबर से बात करेंगे, उनको बताएंगे जी कि एक आध मैच अगर हमें और मिल जाए, वो नेपाल वाले मैच से इतनी इनकम नहीं होगी, तो ये क्रिकेट के साथ कहीं ना कहीं पे मजाक नहीं होगा। हसनैन भाई यकीन करें, आप ये बात करें तो रोना आ रहा है इस मामले में, इसलिए कि ये हमारे हालात हैं कि जिस एनुअल मीटिंग का इंतज़ार किया जाता है, तमाम बोर्ड्स के चेयरमैन इंतज़ार करते हैं, उनके एसओपीज़, उनके लूप्स बने होते हैं सारे कि हमने ये पॉइंट्स हैं, हमने इन चीज़ों के ऊपर डिस्कशन करना जाके। वहाँ हम कौन जा रहा है? आपके वो बंदा जा रहा है जिसको क्रिकेट का सॉरी टू से क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता,
क्या जाके बात करेंगे वहाँ पे? आप अपने फाइनेंशियल मामलात पे बात करेंगे, इनको क्या पता है पाकिस्तान क्रिकेट के और फाइनेंशियल दो तीन चीजें और भी आपसे डिस्कस करनी है। यहाँ पर थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू रखेंगे। पता है कि आप बहुत कुछ बोलना चाहते हैं। ख्वातीन आजाद ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक टू शो। अहमद शहजाद राना साहब के हवाले से बात हो रही थी और नवीद खोकर साहब तफसीली जवाब देना चाहते थे। हमारा जो है वक्त शॉर्ट था, ब्रेक लेना था हमने। जी नवीद साहब बताइएगा क्या कुछ कहना चाह रहे थे आप अहमद शहजाद राना साहब के हवाले से? थैंक यू हसनैन। मैं असल में राना साहब के हवाले से मुझे कोई इशू नहीं है। राना साहब मुझे भी कोई इशू नहीं है, लेकिन ही इज द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। यस What he is doing in, मैं यही बात कर रहा हूँ। वो chairman चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, वो चेयरमैन पीसीबी कैसे हो सकते हैं? Exactly. सबसे पहले सॉरी, मैं आपके सवाल से थोड़ा सा हटूंगा। जी जी। वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, वो कैसे पीसीबी का बोर्ड बना सकते हैं? उनको वो पीसीबी के कौन से रूल के तहत पीसीबी का बोर्ड बना सकते हैं? कल आपकी सीट पे अरफा फिरोज बैठे हुए थे, मैंने उनको यही बोला कि जो केस है ना शकील शेख लोगों का, वो स्ट्रॉन्ग इसी वजह से अदालत में है कि उन्होंने बीओजीज बदले हैं। उनका इस्तेहकाक नहीं था, वो मैनेजमेंट कमेटी का था। उसी के ऊपर अगर इलेक्शन होते, इतनी जो है वो मैनिपुलेशन ज़का अशरफ साहब कर सकते थे कि वो चेयरमैन बन जाते, क्योंकि हर बंदे को पता है कि वो चेयरमैन पीसीबी के लिए इलेक्टेड उम्मीदवार हैं, गवर्नमेंट की सपोर्ट है उनको, प्राइम मिनिस्टर ने उनको नामजद किया, तो कौन बंदा उनको वोट ना देता? बिल्कुल ऐसा ही। लेकिन देखिए, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो पैटर्न हैं, वो जो आईपीसी के मिनिस्टर हैं, मिनिस्ट्री जो वज़ीर खेल के इंचार्ज हैं, वो आपके सेक्रेटरी, आपके चेयरमैन पीसीबी, आपके सीईओ पीसीबी, कोई किसी के पास इख्तियार नहीं है कि वो बोर्ड बना दे। आपकी सबसे पहले तो यहाँ गलती की, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जो पीसीबी के, वो कोई बंदा भी बोर्ड नहीं बना सकता। बोर्ड बनाने का इस्तेहकाक सिर्फ और सिर्फ एमसी के पास था और एमसी ने ही बोर्ड बनाना था, जो गलत हुआ। लेकिन एनीवेज हम ज़रा आगे चलते हैं। आपने बोर्ड की मीटिंग की बात की, पूरी दुनिया के बोर्ड्स आएंगे वहाँ पे और सारे अपने टारगेट लेके आएंगे। उनकी पूरी एक लिस्ट बनी होगी कि हमने इन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है। मुझे बताएं, आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब, मैंने चेयरमैन पीसीबी नहीं कहता, क्योंकि उनका इस्तेहकाक नहीं है वहाँ बैठने का। वो कैसे वहाँ पे जाके क्या बात करेंगे? इसने क्या कहेंगे? हमारे आईसीसी के साथ ये फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आप इन पे बात करें। उन्हें क्या पता किस चीज़ का? ठीक है, उनके साथ सीईओ भी मौजूद होंगे, पर सीईओ जो अभी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहे थे, जिसके पास कोई इख्तियार ही नहीं है, इस्तेहकाक ही नहीं है, वो किस चीज़ के ऊपर बात करेंगे जाके? फिर आप एशिया कप के हवाले से उन्हें किस चीज़ का पता है? एशिया कप में हमारे पीसीबी के क्या मामला चल रहे हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल के साथ, उन्हें चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब को क्या पता है? या हमने वर्ल्ड कप के अंदर कैसे करना है, हमने अहमदाबाद के हवाले से बात करनी है कि 1 लाख तमाशाई होंगे और वो भी पता नहीं बीजेपी के लोग होंगे, कौन लोग होंगे वहाँ पे, जहाँ पे पाकिस्तान क्रिकेट टीम जाके खेलेगी। हमें सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, वो क्या बात करेंगे वहाँ पे? मतलब हम किस बंदे को भेज, सारी बातें वो करेंगे, सारी बातें वो कर लेंगे ना जी। बात ही करनी है ना, मैं भी कर सकता हूँ, आप भी कर सकते हैं जी। हमने वहाँ पे बात करनी है, पूरा प्रॉपर प्लान करेंगे, लेकिन उनको सीरियस कौन लेगा? कौन ले? मैं यही तो कह रहा हूँ। मैं तो ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं तो मजाहिर साहब को कल कह रहा था कि ज़का अशरफ साहब वो कह रहे थे कि मैचेस ज्यादा करवाएंगे ना। ईद के शो में मेरे साथ बैठे हुए थे कि ज़का अशरफ साहब मैचेस ज्यादा करवाएंगे, हम एशिया कप के 4 मैचेस नहीं खेलेंगे। मैंने कहा आपको सीरियस कौन लेगा? 22 दिसंबर को आपका एक चेयरमैन था, 19 जून तक आपका एक चेयरमैन था, अब तीसरा चेयरमैन आएगा। उनको पता है यार, इनको जो है ना वो तारीख पे तारीख देते जाओ, कल के अब तक और चेयरमैन आ जाए। पाकिस्तान जो फायदे ले सकता था इस मीटिंग से, पाकिस्तान बिल्कुल भी नहीं ले सकेगा। पाकिस्तान को जो बात करनी चाहिए थी, जो हमारा एक असूली मौक़िफ़ था क्रिकेट के ऊपर, वो हम पेश नहीं कर सकेंगे। मैं नहीं कहता नजम सेठी साहब को होना चाहिए या ज़का अशरफ होना चाहिए, कोई भी हो, पर कम से कम जो भी हो उसे इतना पता हो, उसके पास भी इतना वो हो कि उसे पता हो यार मैंने 1 साल रहना है, कम से कम 1 साल रहना है। मैंने उसे 1 साल का ये आइडिया दे दे कम से कम कि ज़का अशरफ आएंगे तो 1 साल रहेंगे, नजम सेठी गए वो 1 साल रहेंगे, दिन जाके कोई बात करेगा। वरना जो आप जा रहे हैं, मेरा ख्याल में पाकिस्तान को जाना ही नहीं चाहिए। सबसे बड़ी बात मुझे इसमें ये, जब मैं वो रिपोर्ट पढ़ा था कि उसमें डिस्कशन क्या होगी, उसके मिनट्स ऑफ मीटिंग्स क्या होंगे, चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के हवाले से वहाँ पे डिस्कशन होगी। आईसीसी मेंबर्स को इत्मीनान मिलेगा और वहाँ पे पाकिस्तान का एक ऐसा चेयरमैन बैठा हुआ है जो इलेक्शन कमिश्नर है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आईसीसी जब मेंबर्स को इत्मीनान मिलेगा, मेंबर्स के सवालात होंगे, पाकिस्तान को लेकर सवालात होंगे, सिक्योरिटी से कंसर्न होंगे, वो बहुत सारी चीज़ें हो सकती है जिस पर वो सवाल करेंगे। कौन जवाब देगा? क्या पीसीबी? ठीक है, मैं फिर कह रहा हूँ कि ठीक है, वहाँ पे आपके सीईओ मौजूद होंगे, पर पीसीबी का चेयरमैन जवाब देगा ना। वो क्या जवाब देगा? वो कितना आप उसे ब्रीफ करेंगे, कितना उसके दिमाग में डालेंगे, भाई आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है, आपने ये बोलना है। पॉलिसी बयान कौन देगा, कैसे देगा? अब क्या अचानक से सवाल आ रहा है, पीसीबी का आईसीसी ने ब्रीफ किया और ब्रीफिंग के बाद आपके ऊपर सलमान नसीर साहब जवाब दे देंगे। यस, नहीं, सलमान नसीर तो क्योंकि चेयरमैन पीसीबी मौजूद होंगे तो यकीनन जवाब तो उन्हें चेयरमैन पीसीबी को ही देना होगा। सलमान नसीर उन्हें ब्रीफ कर सकते हैं, या ये ना कहते हैं कि चेयरमैन पीसीबी को अंग्रेजी नहीं आती, सलमान नसीर साहब ये मेरे ख्याल में ये अच्छा तरीका है इस बात से जान छुड़ाने का। लेकिन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम एक बड़ा कंसर्न है, मैं आपको बताऊं, एक बड़ा कंसर्न है ये, मैं आवाम को भी बताना चाहता हूँ, फिर आप सवाल करूंगा। आईसीसी जो है सालाना 16 लाख से ज़ायद डॉलर देता है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, और उससे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खर्चे चलते हैं। क्योंकि जो पीसीबी के पीएसएल के हवाले से ना नजम सेठी साहब का एक बयान था जी, हम बड़ा कमाते हैं और बड़ा ये करते हैं, उसकी 95% कमाई जो है वो हम वापस फ्रेंचाइजेस को दे देते हैं। सो हमारा जो बोर्ड है आज भी
आईसीसी की कमाई के ऊपर है। आईसीसी के वो 16, 17, 18 लाख डॉलर्स ना हों और ऊपर के जो पैसे होते हैं एडवर्टीजमेंट के मद में, मार्केटिंग की मद में, वो आईसीसी के ना हो तो हम आज भी पैदल हो जाएं। Yes. तो सर ये आपको बताऊं कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस जहाँ जहाँ पे भी ज़्यादा होती हैं आईसीसी एक्शन लेता है। अगर यही सिस्टम चलता रहा आपकी ग्रांट भी मुअत्तल हो सकती है, आप पे पाबंदियाँ भी लग सकती हैं। सो ये थोड़ा सा ख्याल करना चाहिए क्रिकेट के बड़ों को भी, सेठी साहब को भी, ज़का अशरफ को भी और उनके बड़ों को भी, यार खुदारा क्रिकेट के साथ खिलवाड़ ना करें। ये मज़हब है, ये सिर्फ खेल नहीं है पाकिस्तान में। यस, बिल्कुल ऐसा ही है और पाकिस्तान के लोग इसके साथ बहुत ज़्यादा लगा हुआ है और बिल्कुल आपने ठीक वर्ड्स इस्तेमाल किए कि ये मज़हब है। जैसे हमारे लोगों को मज़हबी लगा हुआ है, ऐसे ही हमारे लोगों को क्रिकेट के साथ भी लगा हुआ है। अब लास्ट टाइम जब आईसीसी के चेयरमैन पाकिस्तान आए थे तो पाकिस्तान ने बड़ा ज़बरदस्त और बड़ा क्लियर कैटेगोरिकली कहा था कि हमें फाइनेंशियल मॉडल के ऊपर इश्यूज़ हैं और पाकिस्तान ने पूरी एक अपनी समरी तैयार की हुई थी कि हम जाके बात करेंगे। अगर नजम सेठी होते तो वो जाके बात करते कि यार हमें ये इश्यूज़ हैं। अब वो केस कौन लड़ेगा? क्या हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, जिनको ये कहा गया था कि आप आएँ और आके इलेक्शन करवाएं, वो आके इसके ऊपर बैठ गए? ठीक है कि एक सिस्टम है और आप जब नहीं होंगे तो आप बैठेंगे, लेकिन कम से कम जल्दी सेटल डाउन करें इस मामले को। मैं ये कहना चाहूँगा कि जो कोर्ट्स के अंदर मामला आते हैं उन्हें सेटल डाउन करें और अगर नहीं कर सकते तो कम से कम जो असल में 2 लोग हैं वो इसका फैसला कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 2 लोग हैं, वो हैं आसिफ अली जरदारी साबिक प्रेसिडेंट पाकिस्तान और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। उन्होंने तो फैसला कर दिया। उन्होंने ही वो फैसला फैसले बेसिकली जो है ना, वो फैसला नजम सेठी साहब ने मान लिया, लेकिन मेरे ख्याल है शकील शेख साहब ने नहीं माना। वो मामलात हैं जो वो मैनेजमेंट कमेटी के इश्यूज को मेरा लेकर हैं। एक कंसर्न तो जायज़ है कि 12:56 में सेठी साहब कह रहे हैं जी कि मैं बोन ऑफ कंटेंशन नहीं बनना चाहता जरदारी साहब और नवाज शरीफ के दरमियान, ठीक है, और उसके बाद कोर्ट्स में जाना कहाँ की अक्लमंदी? अब मेरे ख्याल में ये जो मामला है ये सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट कमेटी को लेके है। अगर मैनेजमेंट कमेटी ने जो फैसला किया था अगर उसको मान लिया जाए तो ज़का अशरफ के ऊपर कोई इश्यूज़ नहीं है लोगों के। वो जो मैनेजमेंट कमेटी ने जो फैसला किया था कि ये लोग बोर्ड मेंबर्स हैं, अगर उस फैसले को तस्लीम कर लिया जाए तो फिर ज़का अशरफ पिंडी रीजन, कराची रीजन, पेशावर रीजन, अब जो भी। और आपके पास क्या खबर है कि अगर लेट सपोज वही मैनेजमेंट कमेटी वापस बहाल कर दी जाती है तो ज़का अशरफ को चेयरमैन इलेक्ट किया जाएगा? ज़का अशरफ चेयरमैन इलेक्टेड हैं, ज़का अशरफ को वोट डलेंगे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर ऐसा नहीं होता कि एक जो पैटर्न है वो नाम भेज दे और वो ले रह जाए, ऐसा नहीं होता। सारों को पता है ज़का अशरफ ने बनना है, मुस्तफ़ा रमज़े ज़का अशरफ के नाम जब आ गए और फिर ज़का अशरफ ने ही बनना है। चाहे ये मैनेजमेंट, चाहे ये वाला बोर्ड हो जो मैनेजमेंट कमेटी ने बनाया था, चाहे नया बोर्ड हो, बोर्ड कोई भी हो, ज़का अशरफ ने चेयरमैन बनना है। लेकिन इशू बोर्ड का है कि बोर्ड का इशू रिजॉल्व करवा दें। वो भी ये 2 शख्सियात जिनका मैंने नाम लिए वही करवा सकते हैं, वही लोगों को कहेंगे तो अपने मामला सेटल डाउन करके पीछे हट जाएंगे तो हो सकते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में अब पाकिस्तान के सियासी हालात भी इतने टाइट हो चुके हैं कि मुश्किल है इतने जल्दी ये मामला सेटल। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया। नवीद खोकर साहब हमारे साथ मौजूद थे और अपनी कीमत का इज़हार कर रहे थे। हमारी भी दुआ है ये जो एनुअल मीटिंग है इससे पहले कुछ और मामला हल हो जाते, राना साहब ना जाते, और इसके अलावा जो है पाकिस्तान क्रिकेट की जो लिटिगेशन के मामलात हैं कोर्ट्स में, इसको भी हल होना चाहिए। जल्द अज जल्द क्रिकेट चेयरमैन कोई ना कोई इलेक्ट होना चाहिए ताकि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए काम किया जा सके। जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनके हवाले से काम किया जा सके। प्लेयर्स जो है वो मेंटली ताकि सुकून में हों, एशिया कप अच्छे तरीके से खेलें, वर्ल्ड कप अच्छे तरीके से खेलें। यहाँ पर आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इंशाल्लाह कल आएंगे तो कुछ नए टॉपिक्स के ऊपर आपसे डिस्कशन होगी। तब तक अल्लाह हाफ़िज़।